पायरुविक एसिड इज एसिड, इट इज नॉट अमीनो एसिड। अगर वो अमीनो एसिड होता तो उसे बोलते हैं पायरुविक अमीनो एसिड। ओके। पायरुविक एसिड बड़ा इंटरेस्टिंग है। पायरुविक एसिड में अगर मैं डायग्राम ड्रॉ कर दूं, डर मत जाना फिर कि यार हम तो इल्झा रहे हैं तुम्हें। पायरुविक एसिड कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है? 2 3 कितना याद रहा दो, मुझे याद नहीं है। 3 सर। 3 कार्बन का। चलो तुम कह रहे हो तो मान लेता हूँ मैं। हाँ मानना पड़ता है, मैं गलत तो नहीं बना रहा पायरुविक एसिड को। एनीवन हैव एनी आइडिया? ये पायरुविक एसिड है। तो जनरली अगर मैं इसके सही मायने में जो ये सी डबल बॉन्ड ओ, हो सकता है कि मैं थोड़ा गलत बना रहा हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पर NH2 लगा दूँ और इस जगह पर हाइड्रोजन, तो तुम्हें क्या दिखाई दिया? एलानिन। वाओ, बिंगो मैन, बिंगो। ये है अमीनो एसिड और ग्लाइकोलाइसिस का लिंक। तुम में से किसी ने ऑक्सोलाइसिस का नाम सुना है? ऑक्सोलाइसिटेट हाँ सर। सर सुना है? Yes, sir. ओके, फिर इसे क्रेब साइकिल में एस्पार्टिक एसिड से जोड़ना। किसी ने अल्फा कीटोग्लूट्रेट का नाम सुना हो? इसे यस सर, क्रेब साइकिल में ग्लूटामिक एसिड से Yes, sir. जोड़ना। तो तुम पाओगे जो Yes, मैंने sir. अभी कांड किया ना, हर एक में सिर्फ यही कांड है, एक डबल बॉन्ड की जगह पे NH2 एंड ऑल आर सेम। इसीलिए जब भी तुम शटल्स पढ़ते हो तो तुम शटल में देखते हो कि ऑक्सोलाइसिस इज कन्वर्टेड टू एस्पार्टिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड कन्वर्टेड टू ऑक्सोलाइसिस बैक वाइस एंड पोर्सा। तो ये जो फिनोमेना है, इसे मैंने शुरू में कहा था कि जो ये रिएक्शंस होती हैं डबल बॉन्ड O को हटा करके NH2 लगाने वाली रिएक्शन, जैसे मैं अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर बनाते हुए कर रहा था उस टाइम कि मैंने OH की जगह पर NH2 लगा दिया था, जब मैं एस्पार्टिक एसिड और एस्पाराजिन दिखा रहा था तुम्हें, और मैं कह रहा था कि ये सबसे वाइटल रिएक्शन में से एक है। ये इतनी गजब की रिएक्शन है कि हमारे एवोल्यूशन में बहुत बड़ा रोल है इसका। ट्रांस अमीनेशन रिएक्शंस या फिर ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन रिएक्शन। अभी जब हम न्यूक्लियोटाइड पढ़ेंगे तब तुम्हें इसका वो रूप दिखाऊंगा मैं, जिससे बंदरों से उछलते कुत्ते हम तक बात पहुंच गई। मतलब मैं बोलता हूं कि तमाम जितनी भी रिएक्शंस हैं उनमें से एक रिएक्शन है NH2 ग्रुप की जगह पर डबल बॉन्ड O लगाना और डबल बॉन्ड O की जगह पर NH2 लगाना। ये मैजिकल है, मैजिकल। जितने लोग समझ जाते हैं अचानक से उन्हें बायोकेमिस्ट्री खुल गई बिल्कुल, फिर दिक्कत नहीं आती बायोकेमिस्ट्री में। जितने डर हैं तुम्हारे बायोकेमिस्ट्री के, फिर भाई तेरी की तो सेम चीज है यार। एनीवे, तो एक रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट, और दूसरी रिएक्शन है एक केमिकल मॉडिफिकेशन। जब तुम सेल साइकिल पढ़ते हो, सेल साइकिल, तो सेल साइकिल में कभी साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस का नाम सुना होगा, आई होप। CDK Yes, yes, sir. क्या करते हैं? यस सर। क्या करते हैं? डराते हैं तुम्हें, एग्जाम में आते हैं, इसके अलावा कुछ करते हैं? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस Phosphorylation. Cell cycle को regulate करते हैं. फॉस्फोराइलेशन, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस। कभी ऐसा हुआ तुम्हें कि ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हुए तुम्हें सेल साइकिल याद आई हो, या फिर सेल साइकिल करते हुए ग्लाइकोलाइसिस याद आई हो? अरे ये तो सेम है भाई। ऐसा नहीं हुआ कभी? Kinase enzymes. काइनेस, व्हाट आर काइनेस? फॉस्फोराइलेशन। व्हाट आर काइनेस? काइनेस आर प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, ये तो हमें सबको पता है। बट मैं जो रिलेशन जोड़ रहा हूं, मैं कह रहा हूं काइनेज किसी अमीनो एसिड पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर सकते हैं, काइनेज किसी कार्बोहाइड्रेट के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर सकते हैं, काइनेज किसी और मॉलिक्यूल के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर सकते हैं, बट हमेशा फॉस्फेट वो न्यूक्लियोटाइड से लेते हैं। मैं बोल रहा हूं कि ग्लाइकोलाइसिस में जो आपने पढ़ रखा है बचपन से कि ग्लूकोज से लेकर पायरुवेट तक की स्टोरी, उसका एक स्टेप मैंने बढ़ा दिया, एलानिन तक पहुंचा दिया आपको। वहीं ग्लाइकोलाइसिस में हम लोग एक बात और भी पढ़ते हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है, वो है रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। जैसे कि जब आप पायरुवेट काइनेज लास्ट एंजाइम को देखोगे तो उसके रेगुलेशन में फॉस्फोराइलेशन ऑफ पायरुवेट काइनेज एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब आप फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2 का जिक्र करोगे या 1 का जिक्र करोगे, तब भी वहां आप मॉडिफिकेशन देखोगे फॉस्फोराइलेशन के द्वारा। एंजाइम के ऊपर फॉस्फेट लगाया एंड एंजाइम इज वर्किंग डिफरेंटली। सिमिलरली यही फॉस्फेट लग करके एंजाइम को काम करने के तरीके बदलते हुए देखे हैं आपने सेल साइकिल में। सेम ऐसे ही
प्रोटीन के ऊपर फॉस्फेट लगे और आपने देखा सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे में रूप बदलता हुआ। मतलब अमीनो एसिड का भी जो फॉस्फोराइलेशन है ये बायोकेमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, एंजाइम रेगुलेशन। अमीनो एसिड का मॉडिफिकेशन सेल साइकिल में इंपॉर्टेंट है, रेगुलेशन। अमीनो एसिड का मॉडिफिकेशन फॉस्फोराइलेशन के रूप में इंपॉर्टेंट है कैंसर बायोलॉजी में, आपके डेवलपमेंट में, स्पर्म के ओवा के साथ फर्टिलाइजेशन में, स्पर्म के मैच्योरेशन में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे खुश होने में, तुम्हारे दुखी होने में, बी सेल्स के एक्टिवेट होने में, टी सेल्स के एक्टिवेट होने में, अमीनो एसिड के मॉडिफिकेशंस, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फॉस्फोराइलेशन। अमीनो एसिड का फॉस्फोराइलेशन सीरीन का हो सकता है। सीरीन अमीनो एसिड में जो OH लगा हुआ था उसकी जगह पर फॉस्फोरिक एसिड लग जाता है, ऐसे बोलते हैं फॉस्फोसीरीन। थेरियोनिन का फॉस्फोथेरियोनिन, टायरोसिन का फॉस्फोटायरोसिन, हिस्टिडीन का फॉस्फोहिस्टिडीन। भाई अब तक नहीं आया, मैं जगह तो था बीच में। तुम सो ही जाओ तो अच्छा है ना, क्यों फालतू में क्लास का बैंड बजा रहे हो। सेल साइकिल सेल साइकिल में डिफरेंट काइनेज को हमने फॉस्फेट लगाते हुए देखा है अलग अलग प्रोटीन्स पर कि वो काम करें काम ना करें। और हिस्टोन हिस्टोन्स का फॉस्फोराइलेशन पढ़ा है हमने जीन रेगुलेशन में, क्रोमेटिन हेटेरोक्रोमेटिन मॉडिफिकेशंस। और डीएनए रेप्लिकेशन में सर, कहीं कहीं जगह जब, और म्यूटेशंस एंड रिपेयर में। एग्जैक्टली डीएनए रेप्लिकेशन में हमने इंडीड रेप्लिकेशन शुरू होगा या नहीं होगा उसके लिए फॉस्फोराइलेशन है, यूकैरियोट्स में खास तौर से। डीएनए रिपेयर में भी काफ़ी सारे एंजाइम फॉस्फेट लगते हैं, जैसे आपका जो डैमेज को रिकॉग्नाइज करने वाले ATM/ATR जो ये काम करते हैं। और सिग्नलिंग में सर सेल सिग्नलिंग में जैसे कि GPCR पाथवे के अंदर प्रोटीन काइनेज A फॉस्फोराइलेट करता है प्रोटीन्स को, और भी कई सारे काइनेज पढ़े हमने, मैप काइनेज वगैरह। और क्या बात, मेटाबॉलिज्म में, मेटाबॉलिक पाथवे में हमने डिफरेंट एंजाइम्स के रेगुलेशन देखे हैं, फॉस्फेट लग करके प्रोटीन्स के काम करने के तरीके को बदलना। और अभी कोई बोल रहा था प्रोटीन सॉर्टिंग में भी हमने देखा है प्रोटीन के मॉडिफिकेशंस, और साथ में जो हमारी वेसिकल्स होती हैं उनकी फॉर्मेशन, उनका फ्यूज़न, जहाँ पे फॉस्फोराइलेशन इंपॉर्टेंट इवेंट है। और सर ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर्स में एटीपी बाइंडिंग कैसेट्स और पी टाइप एग्जैक्टली जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं आपके ABC क्लास के, उनमें हमने देखा है जो पी टाइप वगैरह है। और तुमने कभी वो सुना है बैक्टीरिया का कोरम? लाइजोजाइम में कहाँ देखा है भाई? लाइजोम में हमने फॉस्फोराइलेशन कहाँ पढ़ा है? मैनो 6 फॉस्फेट सही मायने में प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन नहीं है, वो कार्बोहाइड्रेट का फॉस्फोराइलेशन है जो कि मैनोज है। जब मैं कहता हूँ प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन तो हम बात कर रहे हैं प्रोटीन में लगे हुए अमीनो एसिड के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप जोड़ना, सीरीन, थीरोनिन, टायरोसिन वगैरह के ऊपर। भाई तुमने प्रोटीन काइनेज A का नाम सुन रखा होगा, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज का नाम सुन रखा होगा। तो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज में तो टायरोसिन के ऊपर फॉस्फेट लगाए जाते हैं, प्रोटीन काइनेज सीरीन थीरोनिन पे लगाता है। कभी इसका जिक्र सुना है हिस्टिडीन का, कि हिस्टिडीन का भी कहीं पे फॉस्फोराइलेशन हुआ हो किसी एग्जाम्पल में? बैक्टीरियल सिग्नलिंग में, जिसमें हम लोग फॉस्फोराइलेशन सिस्टम पढ़ते हैं। इसके अलावा जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं, प्लांट हार्मोन्स में भी तो है, प्लांट हार्मोन्स में जो सिग्नलिंग है उसमें हिस्टिडीन काइनेज की एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो पॉइंट ये था कि जो आप, जी प्लीज बोलिए। साइटोकाइनिन में भी है, थायलिन में भी है जी सर। जी। तो मोरलेस बात यह है कि जिन हम जब भी कभी प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन की बात करेंगे तो जो मोस्ट ऑफ द केसेस में देखने को मिलेगा वो है या तो सीरीन थीरोनिन की काइनेज एक्टिविटी या फिर टायरोसिन के लिए, बट इसके अलावा हमने हिस्टिडीन को भी देखा है। इसके अलावा हम लोगों ने प्रोटीन के मॉडिफिकेशन के रूप में एसिटाइलेशन देखा है, हाइड्रोक्सिलेशन,
डाइसल्फाइड की बॉन्ड की फॉर्मेशन, मिथाइलेशन। मिथाइलेशन भी कई तरह का होता है, जैसे आर्जिनिन में एक मिथाइलेशन और लाइसिन में ट्राई मिथाइलेशन। जो आज की तारीख में करंट इंफॉर्मेशन मांगी जाती है क्रोमेटिन रीमॉडलिंग में, तो कब आपका जो डीएनए है वो कॉम्पैक्टली पैक होगा, कब वो लूज होगा, यूक्रोमेटिन हेटेरोक्रोमेटिन, तो वहाँ पर ये लाइसिन और आर्जिनिन का जो मॉडिफिकेशंस हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जब आप बात करते हो आपकी कोलेजन फाइबर की, तो वहाँ पे हाइड्रोक्सी प्रोलिन, हाइड्रोक्सी लाइसिन, ये सब देखने को मिलेगा। और यही आपके क्रोमेटिन मॉडलिंग में लाइसिन का भी आपको देखने को मिलने वाला है चीज़, एसिटाइलेशन। तो ये जो मॉडिफिकेशन है, ये सभी मॉडिफिकेशन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। और इम्पोर्टेंट ये भी है कि जितना आपके स्लाइड के ऊपर ये मॉडिफिकेशन दिख रहा है, केवल यही नहीं है मॉडिफिकेशन और भी बहुत सारे हैं। जैसे यहाँ ग्लाइकोसाइलेशन का जिक्र नहीं है। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि प्रोटीन्स में लिपिड ऐड किए जाते हैं। खासतौर से उन प्रोटीन्स में लिपिड का एडिशन होता है जिन प्रोटीन्स को मेम्ब्रेन के साथ बाउंड होकर रहना हो। अब ये एडिशन हो सकता है पामिटोल ग्रुप ऐड किए जा रहे हो किसी प्रोटीन के इंटरनल सिस्टीन या सीरीन के ऊपर, या फिर एन माइरोस्टोल ग्रुप को ऐड करना हो, वो भी अमीनो टर्मिनस वाले ग्लाइसिन के ऊपर, या फिर फार्नेसाइल नाम का एक फैटी एसिड की चेन ऐड करनी हो कार्बोक्सी टर्मिनस के सिस्टीन के ऊपर। और इन सबसे भी इंपॉर्टेंट है जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन। तो उसमें पूरा का पूरा एक फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, इसको ऐड किया जाता है, जिसे हम जीपीआई एंकर कहते हैं। आमतौर पर ये उन प्रोटीन के ऊपर लगा होता है जो प्रोटीन आपके मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होते हैं। ये सारे मॉडिफिकेशन आपको जगह जगह देखने को मिलते रहेंगे बीच बीच में। लेकिन अब जो इसके बाद का पार्ट है वो ये है कि एक बार अमीनो एसिड को समझने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, वो है कि हम ये जाने कि अमीनो एसिड जुड़ सकते हैं आपस में पॉलीमर बनाने के लिए। अभी तक हम मोनोमर की बात कर रहे थे, और हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि जब हम अमीनो एसिड्स को आपस में किसी भी पॉलीमर को जोड़ेंगे तो पानी का मॉलिक्यूल बन के बाहर निकलेगा, इसलिए उसे डिहाइड्रेशन प्रोसेस कहते हैं। उसका उल्टा टूटना, उससे हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो अमीनो एसिड वाली स्टोरी में भी सेम यही है। अब देखिए यहाँ डायग्राम वही है जो हम बनाते हैं। आपके लेफ्ट हैंड साइड पर NH2 ग्रुप और राइट हैंड साइड पर कार्बोक्सिल ग्रुप। तो दो अमीनो एसिड आमने सामने रख दिए, एक का OH दूसरे का H टूट करके एक पानी का मॉलिक्यूल बन गया, और ये पूरा अमीनो एसिड दोनों जो थे वो जुड़ गए आपस में। और अब जुड़ करके जो ये स्ट्रक्चर है, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड पर आपका NH2 है और राइट हैंड साइड पर COH ग्रुप है। जब कभी किसी और अमीनो एसिड को आगे जुड़ना होगा तो वो इस साइड से आके जुड़ेगा। तो अगर मैं किसी कहूँ कि ये अमीनो एसिड्स हैं जो आपस में जुड़ते जा रहे हैं, तो जिन ग्रुप्स का इस्तेमाल करके वो जुड़े हैं उनमें से एक ग्रुप का नाम है NH2 और एक ग्रुप का नाम है COH। तो जो लास्ट अमीनो एसिड है उसमें COH स्टिल अवेलेबल टू पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, और पहले अमीनो एसिड में NH2 ग्रुप इज स्टिल अवेलेबल फॉर पार्टिसिपेशन इन एनी रिएक्शन। इसलिए हम पेप्टाइड को कहते हैं कि एक है उसका एन टर्मिनस और एक है उसका सी टर्मिनस। अब जो मैं बोल रहा हूं ध्यान देना, नेचुरल कंडीशन में जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तो हमेशा अमीनो एसिड के जुड़ करके पेप्टाइड ग्रो होने की डायरेक्शन है एन टर्मिनस टू सी टर्मिनस। लेकिन जब हम लोग सॉलिड फेज सिंथेसिस करते हैं पेप्टाइड की लेबोरेटरी में, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में, तो सिंथेसिस की डायरेक्शन उल्टी है, सी टर्मिनस टू एन टर्मिनस। डीएनए में भी और प्रोटीन में भी जब हम लोग टेस्ट ट्यूब में सिंथेसिस कर रहे होते हैं, केमिकल सिंथेसिस ऑफ डीएनए या फिर केमिकल सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, तो जो नेचुरल डायरेक्शन है उससे उल्टी डायरेक्शन होती है। एन टर्मिनस टू सी टर्मिनस थी नेचुरल डायरेक्शन। फिर जब ये पेप्टाइड जुड़ने लगती हैं आपस में, अमीनो एसिड जुड़ते हैं, तो जो जुड़ने वाला बीच का बॉन्ड था, इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं यह है पेप्टाइड बॉन्ड या एमाइड बॉन्ड। इसमें से जिस पर्टिकुलर बॉन्ड से कार्बन नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं, ये बॉन्ड दिखने में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इस बॉन्ड में असल में 40% डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो जब भी कभी डबल बॉन्ड होते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी का अभाव हो जाता है। इसलिए जहां पेप्टाइड बॉन्ड आ जाएगा, जिसे मैं लाल रंग से मार्क कर रहा हूं, वहां आप पाओगे कि पेप्टाइड में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। और इन दो एटम के साथ में जो बाकी एटम जुड़े हुए हैं वो सबके सब एक ही प्लेन में रहने की कोशिश करेंगे, जिसे हम लोग पेप्टाइड प्लेन भी कहते हैं। तो जो पेप्टाइड बॉन्ड है, जिसे हम लोग प्यार से कई बार ओमेगा भी कहते हैं, इसमें मुझे फ्लेक्सिबिलिटी देखने को नहीं मिलती। लेकिन अल्फा कार्बन के साथ जुड़े हुए जो बाकी दो बॉन्ड हैं, जिसे हम लोग फाई और साई भी बोल सकते हैं, ये कह लीजिए कि जो ये अल्फा कार्बन है, इसका पहला वाला बॉन्ड है फाई और जो दूसरा वाला बॉन्ड है साई, ये हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और इन्हीं फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से बाद में प्रोटीन फोल्ड भी होता है।
शुरुआत में जो फोल्डिंग होती है, तो जो बैकबोन में, बैकबोन का मतलब है जो जिस पर मैं लाइन खींच रहा हूँ रेड कलर की, ये है बैकबोन पेप्टाइड की। आर ग्रुप जो है ये बाहर बड़ा हरे रंग का लगा हुआ है, जिसको दिखाया नहीं गया कि वो है क्या। तो अगर मैं इस पर जाऊँ, आर ग्रुप को आप छोड़ दो फिलहाल, तो जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ ये है आपकी बैकबोन। इस बैकबोन में एक तो ये सी डबल बॉन्ड ओ निकला हुआ है और एक ही एनएच निकला हुआ है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो ये हैं अल्टीमेटली जो शुरुआत में सबसे पहली फोल्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। तो जो ये आप हाइड्रोजन बॉन्ड देख रहे हो, जब हम कहते हैं कि पेप्टाइड मुड़ना शुरू हो गई सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कभी भी आर ग्रुप इन्वॉल्व नहीं होता। बैकबोन का कार्बोनिल कार्बन का ऑक्सीजन और अमाइड नाइट्रोजन का हाइड्रोजन, ये हैं जो बॉन्ड बनाएंगे। जब ये फोल्ड हो चुका होता है सेकेंडरी, तो फिर पेप्टाइड और फोल्ड हो सकती है और तब आर ग्रुप पार्टिसिपेट करना शुरू करते हैं। जैसे कि दो सिस्टीन आकर जुड़ गए, डाइसल्फाइड बॉन्ड। सारी प्रोटीन फोल्डिंग में एकमात्र कोवेलेंट बॉन्ड जो फोल्डिंग में इन्वॉल्व है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड है। बाकी सारे बॉन्ड, चाहे वो हाइड्रोजन बॉन्ड हो, चाहे वो आयनिक इंटरेक्शन हो बिटवीन आर ग्रुप्स, या फिर वंडरवाल इंटरेक्शन हो बिटवीन आर ग्रुप्स, या फिर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो बिटवीन आर ग्रुप्स, ये सब के सब नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन है जो प्रोटीन को और फोल्ड करने में हेल्प करते हैं। शुरुआत में जब पेप्टाइड को हमने सीधा बना दिया अमीनो एसिड के बाद अमीनो एसिड जोड़ते चले गए, तो इसे हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। और प्राइमरी स्ट्रक्चर में कुछ नहीं होता, एन टर्मिनस टू सी टर्मिनस केवल अमीनो एसिड की सीक्वेंस लिखी जाती है, ऑर्डर ऑफ अमीनो एसिड कि किसके बाद कौन सा है। और वैसे तो मैंने कह दिया कि इसमें और कुछ नहीं होता, लेकिन इसी में सब कुछ होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस है यही डिसाइड करेगी कि आगे चल करके सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फोल्डिंग क्या होगी, टर्शियरी में फोल्डिंग कैसी होगी, क्वाटरनरी में प्रोटीन कैसे फोल्ड होगा। तो प्रोटीन को फोल्ड करने की सारी इंफॉर्मेशन प्राइमरी स्ट्रक्चर में ही अवेलेबल है। प्राइमरी स्ट्रक्चर बदल दिया आपने, एक अमीनो एसिड की जगह पर कुछ और लगा दिया, आगे पीछे कर दिया, प्रोटीन का पूरा स्ट्रक्चर बदल जाएगा। इसलिए जब डीएनए में म्यूटेशन होता है तो म्यूटेशन से बनने वाली प्राइमरी सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन वो चेंज हो जाती है और इसलिए प्रोटीन का स्ट्रक्चर बदल सकता है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में लोकल फोल्डिंग्स होती हैं जिनमें बैकबोन के बॉन्ड्स इन्वॉल्व हैं। फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर और फोल्ड्स होते हैं जिसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपस में इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ आर ग्रुप। टर्शियरी स्ट्रक्चर तक एक ही पेप्टाइड है, लेकिन जब मोर देन वन पेप्टाइड आपस में इंटरेक्ट करना शुरू करती हैं तब उसे बोलते हैं हम क्वाटरनरी। जैसे कि हीमोग्लोबिन में 4 पेप्टाइड हैं, तो उसका फाइनल स्ट्रक्चर क्वाटरनरी लेवल पर आकर के ही सेट होता है। जब प्रोटीन प्रॉपर्ली फोल्ड हो जाए, जैसा वो हो सकता है, लोवेस्ट एनर्जी लेवल दिखाता है, तब उसे कहते हैं हम लोग नेटिव। नेटिव का मतलब है जो उसकी ओरिजिनल कन्फर्मेशन होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं इसे गर्म करूं या फिर मैं कोई ऐसे केमिकल डाल दूं जो सेकेंडरी बॉन्ड्स को तोड़ सकते हो, जो आपके नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस हैं, तो फिर प्रोटीन का जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है वो बिगड़ सकता है, वो मोल्ट हो सकता है, उसे हम मोल्टेड फॉर्म भी कहते हैं, या फिर और प्रिसाइजली इसे हम डीनेचर्ड प्रोटीन कहते हैं। समझो कि आपके पास एक चाबी है ताले की, अगर वो चाबी सही सलामत है तो वो ताले के अंदर जाएगी भी, ताले को खोलेगी भी। लेकिन अगर मैं इस चाबी को पिघला करके लोहे की बॉल बना दूं या फिर कुछ और शेप दे दूं इसे मैं, तब ये काम नहीं कर सकती। तो ऐसे ही डीनेचर्ड प्रोटीन कैन नॉट वर्क। प्रोटीन की फोल्डिंग सबसे क्रूशियल है क्योंकि यही है जो प्रोटीन को शेप देगी जिसके बेस पर वो काम करेगा। जैसे जमीन से तो आपने लोहा निकाला, पिघले हुए लोहे को आप क्या शेप दोगे इस पर डिपेंड होगा कि वो लोहा कहाँ काम आने वाला है। हो सकता है आप उससे सरिया बना दो, कंस्ट्रक्शन में काम आएगा। हो सकता है आप उससे चाबियाँ बना दो, ताला चाबी काम आएगा। हो सकता है उससे आप पाइप बना दो जो बाइक का फ्रेम बनाएगा और फिर बाइक चलेगी उससे। सब कुछ इस पर डिपेंड करेगा कि आपने उसको शेप क्या दी। तो सेम ऐसे ही जो प्रोटीन को फाइनल शेप देना है, ये क्रूशियल इवेंट है और इसलिए कई बार इस प्रोटीन को शेप देने के लिए दूसरे और प्रोटीन की हेल्प ली जाती है, जिन्हें हम लोग चैपरोनिन्स या फिर मॉलिक्यूलर चैपरोन्स भी कहते हैं। ये फोल्ड कराने में हेल्प करते हैं प्रोटीन को और ये एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। पेप्टाइड बॉन्ड और पॉलीपेप्टाइड, देखिए जो इनकी प्रॉपर्टी है खास। पहली बात, इस पेप्टाइड बॉन्ड को हम लोग एमाइड बॉन्ड भी कहते हैं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। पेप्टाइड बॉन्ड 40% डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाता है और हमेशा जो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा ये ट्रांस कन्फॉर्मेशन में बनेगा। मतलब अगर मैं कहूं कि ये मेरे पास एक पेप्टाइड बॉन्ड है जिसमें 2 अमीनो एसिड आपस में आकर जुड़े हुए हैं, सी डबल बॉन्ड ONH, तो इसका जो सी अल्फा है उसका आर ग्रुप नीचे दिखा दिया मैंने।
तो नाइट्रोजन जो नेक्स्ट अमीनो एसिड है उसके सी अल्फा पे आर ग्रुप में अपोजिट दिखाऊंगा। फिर इसका सी डबल बॉन्ड ओ जो जुड़ा हुआ है NH के साथ में, तो इसके सी अल्फा पे आर ग्रुप अपोजिट। तो ये जो बॉन्ड है ये ट्रांस है प्रोलिन को छोड़ करके। यहां 3 टॉर्शन एंगल्स हैं जो पेप्टाइड की फोल्डिंग को डिसाइड करते हैं, जिनमें से ये वाला है आपका फाई, ये वाला बॉन्ड है साई, और ये पेप्टाइड बॉन्ड जो है ये है ओमेगा। इनमें से ओमेगा में फोल्ड करने की एबिलिटी नहीं है, फाई और साई है जिनसे पेप्टाइड फोल्ड होती है, और ये कितना मुड़ सकती है ये आर ग्रुप पर डिपेंड करेगा। जैसे हम रामचंद्रन प्लॉट कहते हैं, असल में रामचंद्रन जी ने ये बताया कि अगर मैं एलेनिन के साथ एलेनिन जोड़ दूं एंड और एलेनिन जोड़ दूं एंड और एलेनिन जोड़ दूं तो किस किस डिग्री पर घुमाने पर फाई साई पर कोई स्ट्रक्चर दे सकता है, उन्होंने उसका डाटा जनरेट किया था। तो रामचंद्रन प्लॉट एक तरह का स्टैंडर्ड है जिससे कंपेयर करके हमें आइडिया मिल जाता है।